जी आईआईटी वाले में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हो। दोस्त, आज हम पढ़ाने वाले हैं चार्जशीट के बारे में। चार्जशीट आखिर क्या होता है, तो आप ये देख रहे हैं पीडीएफ, ये आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आखिर चार्जशीट क्या होती है और कोर्ट में इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि चार्जशीट आखिर है क्या। चार्जशीट है क्या ये समझना जरूरी है। व्हाट इज चार्जशीट मीनिंग, यानी चार्जशीट का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि चार्जशीट को हिंदी में आरोप पत्र कहते हैं। चार्जशीट को हिंदी में क्या बोला जाता है, आरोप पत्र कहते हैं या चालान कहते हैं। मतलब आप आरोप पत्र भी बोल सकते हैं चार्जशीट को, या चालान भी बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, और ये क्या है कि किसी भी मामले में 90 दिनों तक पुलिस अदालत के सामने चार्जशीट पेश करती है। ठीक है, इसी के आधार पर अदालत आरोपी के खिलाफ आरोप तय करते हैं या फिर आरोप निरस्त करती है। कहने का मतलब यह है कि जो ये मामला है, किसी भी मामले में 90 दिन तक पुलिस क्या करेगी कि अदालत के सामने 90 दिन तक पुलिस क्या करती है कि अदालत के सामने चार्जशीट पेश करती है 90 दिनों तक। ठीक है, और इसी के आधार पर अदालत आरोपी के खिलाफ आरोप तय करते हैं या आरोप को निरस्त करती है। ठीक है, समझने का यह कि जो मतलब अपराधी है, अगर वो आरोपी पाया जाता है तो उसको सजा इसी के आधार पर अदालत दे देती है। अगर वो अपराधी नहीं पाया गया तो उसको क्या किया जाएगा कि वहीं उसका आरोप को क्या किया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, यानी आपका केस खत्म हो जाता है। समझ गए। चलिए अब चलते हैं आगे। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। अब आगे देखिए क्या है कि क्यों हम, देखिएगा दिखाई देता होगा, क्यों अहम है चार्जशीट, यानी व्हाई इज द चार्जशीट इंपॉर्टेंट, यानी आपका ये चार्जशीट है ये क्यों क्या है, चार्जशीट ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब क्यों महत्वपूर्ण है। तो समझिएगा, किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच शुरू होती है। किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज होगा तभी जांच शुरू होता है। ठीक है, और 90 दिनों के अंदर पुलिस को अदालत के समझ केस से संबंधित चार्जशीट दाखिल करनी होती है। यानी देखिए पहले क्या होता है, पहले आप जाइएगा किसी पर कंप्लेन करने, तो क्या होता है कि उसको आपके एफआईआर दर्ज कराना होता है। ठीक है, एफआईआर दर्ज कराना होता है। ठीक है, और क्या करती है पुलिस की, 90 दिनों के अंदर पुलिस को अदालत के समझ केस को संबंधित चार्जशीट दाखिल करनी होती है। यानी चार्जशीट जो होता है उसको क्या किया जाता है कि चार्जशीट जाकर अदालत में क्या करना होता है कि 90 दिन के अंदर जाकर क्या किया जाता है कि जमा किया जाता है अदालत में। अगर किसी जांच में देरी हो रही है तो पुलिस 90 दिनों के बाद भी चार्जशीट दाखिल कर सकती है। अगर मान लीजिए कि उसका पुख्ता सबूत नहीं मिला, अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा मतलब केस है कि उसका अभी जांच चल रहा है, अगर 90 दिन से ज्यादा भी हो जाता है तो ये पुलिस क्या कर सकती है कि 90 दिन के बाद भी चार्जशीट जाकर दाखिल कर सकती है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आरोपी बेल के हकदार हो जाता है। तो लेकिन इसका एक मतलब आरोपी का फायदा मिल जाता है। जब लेट होगा तो क्या होगा कि ऐसे परिस्थिति में क्या होगा कि आरोपी जो है ना, आरोपी बेल का हकदार हो जाता है। आरोपी जो होता है बेल का हकदार हो जाता है। लिहाजा पुलिस के हर एक मामले में कोशिश होती है कि वो 90 दिन के अंदर ही चार्जशीट दाखिल करे। समझ रहे हैं? आज समझे क्या होता है इसके, हम क्या है समझेगा। किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज करना होता है पहले, उसके बाद 90 दिन के अंदर पुलिस जो है अदालत के समझ केस से संबंधित चार्जशीट क्या करती है कि अदालत में दाखिल करती है। अगर किसी भी जांच, मान लीजिए कि बाय चांस अगर किसी जांच में देरी हो रही है तो पुलिस 90 दिन के बाद भी ये चार्जशीट दाखिल कर सकती है। लेकिन ऐसा जब होता है 90 दिन के बाद करती है तो क्या हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति में आरोपी का बेल का मिलने की संभावना हो जाता है। मतलब लेट के कारण क्या होता है
कि बेल जो आरोपी जो है बेल के हकदार हो जाता है। तो लिहाजा मतलब पुलिस कोशिश करती है, जो पुलिस होती है वो कोशिश करती है कि हर एक मामले में अगर वो एफआईआर हो गया है तो चार्जशीट जो बनाया है तो उसको 90 दिन के अंदर ही क्या करने की कोशिश, 90 दिन के अंदर ही दाखिल करने की कोशिश करती है। समझ गए? अब चलते हैं आगा, और चलते हैं आगा, और आगे चलते हैं। और देखिएगा किस धारा के तहत, अब समझिएगा, किस धारा के तहत चार्जशीट दाखिल की जाती है। व्हाट डज ए चार्जशीट ए कंटेन, मतलब किस धारा के तहत चार्जशीट दाखिल की जाती है भैया, है ना। तो अब समझिएगा, देखिए यहां लिखा गया है कि पुलिस द्वारा न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता में सीआरपीसी की धारा 173 के अंतर्गत पेश करती है। समझिएगा, आपसे अगर मान लीजिए कि कोई पूछ ले या क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि किस धारा के तहत चार्जशीट दाखिल की जाती है, तो आप बताइएगा कि सीआरपीसी की धारा 173 के अंतर्गत पेश करती है। ठीक है, तो पुलिस द्वारा न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता और सीआरपीसी की धारा 173 के अंतर्गत पेश करती है। और गंभीर मामलों में चार्जशीट पेश करने की अवधि, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गंभीर मामले में चार्जशीट पेश करने की अवधि 90 दिन तक होती है जब अनुसंधान अधिकारियों द्वारा अनुसंधान पूरा न किया गया हो तो 10 साल से अधिक के साझा मामलों में 90 दिन और 10 साल से कम की सजा के चलिए अब अगले आते हैं, अगले स्लाइड पर यहां दिया होगा। हाँ, कम साझे के मामले में चाहिए भैया। हाँ, कम साझे के मामले में 60 दिन में चार्जशीट दायर नहीं की गई तो धारा 167 टू सीआरपीसी के तहत किसी भी गिरफ्तार अपराधी को बेल दी जा सकती है, जिससे डिफॉल्ट बिल भी कहा जाता है। यह प्रावधान लंबित जांच के नुकसान को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। समझ गए? अब आइएगा शुरू से क्या चीजें बता रहे थे। अब देखिएगा, एक बार इसको मिटा लेते हैं, अच्छा पॉइंट है। ठीक है, अब समझिएगा। देखिए, तो किस धारा के तहत चार्जशीट दाखिल की जाती है, तो देखिए पढ़िएगा। पुलिस द्वारा न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 173 के अंतर्गत पेश करती है। मतलब जो होती है चार्जशीट सीआरपीसी की धारा 173 के अंतर्गत पेश करती है। लेकिन क्या होता है कि गंभीर मामलों में चार्जशीट पेश करने की अवधि 90 दिन की होती है। यानी गंभीर मामले में चार्जशीट पेश करने की अवधि कितने दिन होती है? 90 दिन की होती है। गंभीर मामले पढ़ाए है ना, तो अगर आपको गंभीर मामला ये सब नहीं मालूम है तो पढ़ाए हैं एफआईआर एंड 0 एफआईआर के बारे में। ठीक है, तो उसमें सब हर चीज बता दिए हैं कि संज्ञेय अपराध क्या होता है, संज्ञेय अपराध क्या होता है, गंभीर मामला क्या होता है, हल्का मामला क्या होता है। समझ गए? तो जो अब यहां से भी याद रखिए, गंभीर मामलों की चार्जशीट पेश करने की अवधि कितने हैं? 90 दिन है, 90 दिन होती है। अब देखिए क्या होता है कि जब अनुसंधान अधिकारियों द्वारा अनुसंधान पूरा न किया गया हो या 10 साल से अधिक सजा के मामले में 90 दिन और 10 साल से कम की सजा में, समझिएगा, 10 साल से अधिक की सजा में 90 दिन लगा हो और 10 साल से कम की सजा में कितना? 60 दिन लगा हो। देखिए 60 दिन में चार्जशीट दायर की नहीं की गई। समझिएगा क्या है यहां कि देखिए चार्जशीट मतलब 10 साल से अधिक के सजा के लिए 90 दिन में और 10 साल से
कम सजा के लिए 60 दिन में चार्जशीट दायर नहीं की गई तो धारा नहीं की गई तो धारा देखिएगा दिखाई देता होगा धारा 167.2 कि सीआरपीसी के तहत किसी भी गिरफ्तार अपराधी को बेल दी जा सकती है, जिसे डिफॉल्ट बेल बोलते हैं, जिसे डिफॉल्ट बेल भी कहा जाता है। ठीक है, डिफॉल्ट बेल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। 10 साल से जो भैया अधिक सजा है, अगर अधिक सजा है तो 90 दिन में, और 10 साल से कम सजा है तो 60 दिन में चार्जशीट दायर नहीं की गई हो। अगर मतलब 10 साल से कम की सजा में 60 दिन से कम 60 दिन में चार्जशीट दायर नहीं की गई हो, और 10 साल से अधिक सजा में 90 दिन में अगर आपका चार्जशीट दायर नहीं किया गया है तो अपराधी को सीआरपीसी के धारा 168.2 के तहत गिरफ्तार अपराधी को बेल दी जा सकती है। और जो ये बेल मिलेगा जो सीआरपीसी के धारा 167 के 2 के तहत, तो इसको कौन सा बेल बोला जाता है? तो डिफॉल्ट बेल बोला जाता है, डिफॉल्ट बेल भी कहा जाता है। यह प्रावधान लंबी और लंबित जांच के नुकसान को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। मतलब ये क्यों बनाया गया है, आखिर ये प्रावधान क्यों बनाया गया है? तो ये इसलिए बनाया गया है कि कोई भी जांच हो तो उसमें मतलब ज्यादा से ज्यादा समय न लगे। ये रूल इसीलिए बनाया गया है कि उसे जो मान लीजिए कोई भी, अगर मान लीजिए कि जांच बैठ रहा है, मान लीजिए किसी भी आपराधिक मामले पर जांच हो रहा है, तो ये प्रावधान इसलिए बनाया गया है कि उसको मतलब जल्द से जल्द क्या हो कि वो मतलब उसका मतलब जो चार्जशीट है जल्द से जल्द मतलब दायर हो जाए, मतलब अदालत में। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रावधान बनाया गया है। चलिए और आगे चलते हैं कि चार्जशीट के आधार पर अदालत तय करती है कि मुकदमा चलेगा या नहीं। चार्जशीट के आधार पर क्या होता है ना कि अदालत तय करती है कि मुकदमा यानी केस चलेगा या नहीं। तो अब समझिएगा, एक बार आप चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोपों पर अदालत में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच बहस होती है। समझिएगा, जब आपको चार्जशीट दायर हो गया, ठीक है, तो इसी का आधार पर अदालत तय करेगी कि आपका मुकदमा चलेगा या नहीं। तो क्या इसका प्रक्रिया होता है समझिएगा। एक बार चार्जशीट अगर दाखिल आपको कर दिए, इसके बाद क्या करती है अदालत के आरोपियों के खिलाफ और आरोपों के अदालत में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच बहस होती है। दोनों पक्षों के वकीलों के बीच बहस करेगी और इसके बाद अदालत यह तय करती है कि आरोपी के खिलाफ ट्रायल चलेगा। अदालत ये बहस होने के बाद क्या करती है कि अदालत तय करती है कि आरोपी के खिलाफ ट्रायल चलेगा या नहीं। यदि सबूत नहीं मिले तो अदालत आरोपी को दोष मुक्त भी कर सकती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि बहुत चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए चार्जशीट आप दायर कर दिए, फिर उसी के आधार पर क्या करेगी अदालत, अब दोनों पक्षों के साथ क्या करेगी, दोनों पक्षों के वकीलों के साथ पता चलेगा। और अब यहाँ क्या होगा, उसी के आधार पर क्या करेगा अदालत तय करेगी कि आरोपी के खिलाफ ट्रायल चलेगा या नहीं चलेगा। यदि अगर सबूत नहीं मिलता है आरोपी के खिलाफ, तो वहां से अदालत क्या कर सकता है कि दोष मुक्त भी कर सकती है। ठीक है, अब समझिएगा आगे। जांच अधिकारी द्वारा दाखिल चार्जशीट के बाद जांच अधिकारी द्वारा दाखिल चार्जशीट के बाद न्यायालय समक्ष और तथ्यों के आधार पर अभियुक्तों के खिलाफ संज्ञान लेती है और उन्हें समन जारी करती है। ठीक है, जांच अधिकारियों द्वारा दाखिल, जांच अधिकारी मतलब जो आप केस लिखवाए हैं, जहां जो आपका केस के क्या किया है कि जांच किया है, वो अधिकारी क्या करेगा, उस अधिकारी द्वारा अगर जो चार्जशीट दिया गया है आपके न्यायालय में, तो न्यायालय के समक्ष तथ्यों के आधार पर, उसी के आधार पर व्यक्तियों के खिलाफ संज्ञान लेती है और उन्हें समन जारी करती है अदालत। ठीक है, तो चार्जशीट वही जारी करता है, कौन करता है, जो आपका केस जो क्या करते हैं कि केस जो
FIR लिखते हैं, जो आपके केस को जांच करते हैं वही क्या करते हैं कि अदालत में चार्जशीट दायर करते हैं, ठीक है। और उसी के आधार पर क्या होता है कि अदालत में बहस चलती है। बात समझ गए। और चलिए आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। ये समझ गए कि चार्जशीट के आधार पर अदालत तय करती है कि मुकदमा चलेगा या नहीं, ये चीजें समझ गए। और चलिए और यहाँ देखिएगा मस्त पॉइंट है क्या कि FIR, और समझिएगा यहाँ क्या है कि FIR और चार्जशीट में अंतर क्या है, यानी डिफरेंस बिटवीन FIR एंड चार्जशीट, समझिएगा। तो पहला पॉइंट क्या है, ये दोनों में अंतर क्या है। कुछ गैर कानूनी संज्ञेय मामलों के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी उसको FIR दर्ज की जाती है, यानी कुछ गैर कानूनी या संज्ञेय मामलों में क्या किया जाता है कि FIR दर्ज किया जाता है, लेकिन FIR के बाद आरोप पत्र पर यानी चार्जशीट तैयार किया जाता है। अब FIR होगा, FIR के बाद ही क्या होता है कि चार्जशीट क्या होता है कि तैयार किया जाता है, यानी आरोप पत्र तैयार किया जाता है। और आरोपियों पर आरोप लगाया जाता है, और उन अपराधों के आरोपियों पर क्या किया जाता है कि आरोप लगाया जाता है। तो आपसे पूछ देगा कोई, क्या ये बताइए कि ये चार्जशीट कैसे होते हैं। तो भैया हम FIR कर रहे हैं, और जब FIR की है तो FIR करने के बाद क्या होता है कि जिससे जहां हम FIR की है वहां से क्या होगा कि हमारा चार्जशीट होगा, चार्जशीट तैयार किया जाता है। और उस चार्जशीट पर क्या लिखा होता है कि उन अपराधों के आरोपियों पर आरोप लगाया जाता है, मतलब वही कैसी एक तरह से मतलब वही चीजें लिखी जाती है। चलिए और देखिए क्या होता है। दूसरा नंबर FIR जांच की शुरुआत है। FIR जो है, FIR अगर जाते हैं ना केस करने की सबसे फर्स्ट श्रेणी होती है। फर्स्ट ये आपका एक श्रेणी होती है कि सबसे पहले आपको FIR कराना होता है। तो ये वो जांच है, क्या होता है कि ये आपका जांच का एक प्रथम श्रेणी होता है, ठीक है, मतलब शुरुआत होता है। सबसे पहले आपको FIR कराना पड़ता है, लेकिन जांच खत्म होने के बाद पुलिस चार्जशीट कर सकती है। और जांच जब खत्म हो गया, FIR तो जांच की शुरुआत करती है, और लेकिन जांच खत्म जब हो जाता है ना, उसके बाद पुलिस क्या करती है कि चार्जशीट तैयार करती है। हर FIR तुरंत और बिना समय बर्बाद किए दर्ज की जानी चाहिए। अगर आप FIR करने जा रहे हैं तो आपका FIR ये सब चीजें बता दी हैं कि समय बर्बाद किए बिना भी क्या, समय बर्बाद यानी समय नहीं लेना है, तुरंत क्या हो जाता है कि FIR जो है ना, FIR मतलब दर्ज हो जाता है थाने में जाने के बाद। लेकिन जिन मामलों में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिन मामलों में मतलब आरोपी को क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, ऐसे मामलों में पुलिस एक निर्धारित समय अवधि में चार्जशीट जमा करती है। समझ गए। मान लीजिए कि किसी मामले में अगर पुलिस को मतलब पुलिस क्या किया है कि किसी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, तो ऐसे मामलों में क्या होता है कि एक निर्धारित समय अवधि में, जैसे हम बताए ना, एक निर्धारित समय में क्या किया जाता है कि पुलिस को चार्जशीट जमा करनी होती है अदालत में। समझ गए। तो यही है अंतर FIR में और चार्जशीट में। FIR क्या है कि सबसे प्रथम श्रेणी है कि आप FIR कीजिएगा, ये तुरंत समय गवाए बिना क्या होता है कि FIR आपको थाने में लिख लिया जाता है। फिर ये क्या किया जाता है कि जांच शुरुआत होता है, मतलब जांच की शुरुआत होती है, ठीक है। और इसके बाद क्या किया जाता है, आरोपी को क्या किया जाता है कि मतलब गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन ये इतना होने के बाद क्या होता है ना कि आपको चार्जशीट जो होता है ना, चार्जशीट जो होता है आपका तैयार होता है, और तैयार करके क्या किया जाता है कि फिर अदालत में जमा कर जाता है। फिर वहां से अदालत का फैसला होता है, मतलब बहस चलती है। फिर वहां से मान लीजिए कि वो आरोपी दोषी है या नहीं है, अदालत वहां फैसला करेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले पर चलते हैं। और अगला क्या है, ये डिफरेंस और तीसरा डिफरेंस देखिए यहाँ दिया हुआ है। तीसरा डिफरेंस भी है, ठीक है, तीसरा डिफरेंस भी यहाँ है। तो इसको भी हम एक बार समझ लेते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा ध्यान दीजिएगा। तीसरा देखिए ये कह रहा है कि FIR
तीसरा क्या बोल रहा है कि FIR एक लिखित दस्तावेज है। समझ रहे, सही बात है। FIR जो है एक लिखित दस्तावेज है जो पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराधों के कमीशन के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। लेकिन वही चार्जशीट एक कानून प्रवर्तन एजेंसी के द्वारा तैयार किए गए आरोप का एक औपचारिक दस्तावेज है। कितना मस्त बात है, समझिएगा। FIR क्या है कि लिखित दस्तावेज है जो कि पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराधों के कमीशन के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। लेकिन वही चार्जशीट जो है ना एक कानून प्रवर्तन एजेंसी के द्वारा तैयार किए गए कानून प्रवर्तन एजेंसी के द्वारा तैयार किए गए आरोप का एक औपचारिक दस्तावेज है। बात समझिए। और चलिए आगे। अब चार्जशीट की में कौन कौन से साक्ष्य मौजूद होते हैं, यानी चार्जशीट में कौन कौन से साक्ष्य मौजूद होते हैं, तो समझिए। चार्जशीट में कई कॉलम होते हैं। चार्जशीट में आरोपियों के नाम, ठीक है। आखिर चार्जशीट में भैया चार्जशीट बनता है तो उसमें कौन कौन सा साक्ष्य मौजूद होते हैं, यानी कि कौन कौन सा उसमें शामिल किया जाता है। तो पहला चार्जशीट में आरोपी के नाम को शामिल किया जाता है, उनके द्वारा किए गए अपराध और विस्तृत जांच रिपोर्ट की संग्रह होती है। यानी जो आप जांच से जो भी आप सबूत पाए हैं, और मान लीजिए कि जांच जो हुआ है FIR के आधार पर, जो उस जांच के आधार पर जो आपकी सबूत मिली है उसको भी इसमें क्या किया जाता है कि विस्तृत किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। यानी इसमें दो तरह के सबूतों को समावेश होता है। और समझिए चार्जशीट में क्या होते हैं कि दो तरह के सबूतों को समावेश होता है, यानी दो तरह के सबूतों को लिया जाता है। पहला कौन भैया लिया जाता है, ये भी समझिए। कौन लिया जाता है तो ध्यान दीजिएगा। पहला कौन लिया जाता है, तो आपका पहला सबूत कौन आता है, तो पहला सबूत दोस्त आता है इसमें, देखिएगा क्या, ओरल एविडेंस के मतलब समझ रहे हैं, मौखिक सबूत, यानी मौखिक सबूत, ठीक है। एक आता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। ऑरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये दो सबूतों यानी दोनों ये एविडेंस को इसमें क्या किया जाता है कि शामिल किया जाता है। और जांच के दौरान सबूत आपको अगर और मिला है यानी मौखिक मिला है तो मौखिक लेंगे इसमें चार्जशीट में, अगर डॉक्यूमेंट्री मिला है तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेंगे। आप समझिएगा ऑरल एविडेंस में यानी मौखिक के सबूत में गवाहों के बयान और डॉक्यूमेंट्री, यानी ऑरल एविडेंस में क्या होता है कि गवाहों के बयान लिया जाता है, यानी ऑरल एविडेंस में क्या शामिल किया जाता है कि जैसे कि गवाहों को बयान, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में अपराध से संबंधित दस्तावेज को समावेश चार्जशीट में होता है। यानी डॉक्यूमेंट्री जब एविडेंस होगा आपके पास तो उसमें क्या किया जाता है कि अपराध से संबंधित दस्तावेज को शामिल किया जाता है चार्जशीट में। तो समझिए चार्जशीट में कितने प्रकार के एविडेंस लिया जाता है, दो प्रकार का, ऑरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। ऑरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। और इसमें चार्जशीट पर क्या क्या रहता है, तो आपका आरोपियों का नाम होगा और उनके द्वारा किए गए अपराध, ठीक है, किए गए अपराध, और जो होता है और तीसरा में क्या होता है कि जो आप FIR के आधार पर जांच किए हैं तो उस जांच का सबूत, यानी आपका वो दो तरह का हो सकता है, ओरल एविडेंस हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, या दोनों में से कौन हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, तो दोनों आप ले सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए ये क्या है आपका, तो ये है यानी ये कहा जा सकता है कि चार्जशीट सबसे अहम दस्तावेज है। यानी जो चार्जशीट होता है दोस्त सबसे आपका अहम दस्तावेज है। इसमें गवाहों के बयान, शिकायतकर्ता के बयान, आरोपी के खिलाफ बनाई गई डॉक्टरी रिपोर्ट, समझ रहे हैं,
आरोपी के खिलाफ बनाई गई डॉक्टरी रिपोर्ट, जिसको एमएलसी भी कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टरी रिपोर्ट को क्या बोला जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। डॉक्टरी रिपोर्ट को क्या बोला जाता है दोस्त, डॉक्टरी रिपोर्ट को बोला जाता है एमएलसी शॉर्ट में। ठीक है, लेकिन इसको कीजिएगा थी तो होता है मेडिको लीगल सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्टिफिकेट, समझ गए। यानी ये कहा जा सकता है कि चार्जशीट सबसे लंबा दस्तावेज है। इसमें क्या होता है, दस्तावेज में क्या क्या है, इसमें गवाहों का बयान होता है, गवाहों का बयान, समझ गए, यानी ऑरल एविडेंस ये हुआ। शिकायतकर्ता के बयान, शिकायतकर्ता ने जो कंप्लेंट किया है उसका बयान, और आरोपी के खिलाफ यानी जो अपराध किया है उसके खिलाफ बनाई गई डॉक्टरी रिपोर्ट, जिसको यही डॉक्टरी रिपोर्ट को क्या बोलते हैं दोस्त, एमएलसी भी कहा जाता है, और एमएलसी को इंग्लिश मतलब शॉर्ट हो गया। अगर इसको विस्तार करें तो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। सभी प्रकार के दस्तावेज शामिल होते हैं। तो आपका हम आशा करते हैं कि आपका चार्जशीट से नॉलेज, चार्जशीट के बारे में नॉलेज आपका क्या हो गया होगा, गेन हो गया होगा। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो बनाएंगे बेल पर, आखिर बेल क्या होता है। तो जो दोस्त अगर एफआईआर एंड जीरो एफआईआर के बारे में नहीं जानते हैं तो चले जाइए पीछे वाले वीडियो में देख लीजिएगा, जो कि हम बता दिए हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे